नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर संविधान पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आज हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या संविधान की प्रमुख विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है? तो हाँ, और संविधान की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है। अगर आप संविधान की विशेषताओं को पढ़ लेते हैं तो आगे का संविधान पढ़ने में आपको आसानी होगी। आपको हर एक टॉपिक जो आगे आएंगे वो आप आसानी से समझ पाओगे और याद रख पाओगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं पहली विशेषता को। सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारतीय संविधान जब लागू हुआ तब संविधान में 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थी, जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची, 25 भाग और 470 प्लस अनुच्छेद है। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, लिखित संविधान जैसे अमेरिकी संविधान है। दूसरा, अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान है। जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और यह संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, अर्थात लचीला एवं कठोर का मिश्रण। देखो, लचीला और कठोर संविधान का तात्पर्य संविधान संशोधन से है। भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान जिसमें केवल सामान्य बहुमत से संशोधित कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा संविधान लचीला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें हम सामान्य बहुमत से ही संशोधन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, जैसे नए राज्यों का प्रवेश का गठन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, नए राज्य का निर्माण और उनके क्षेत्र, सीमाओं एवं संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन। तो इसलिए हमारा जो संविधान है वो लचीला है। कठोर इसलिए है क्योंकि ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करना आसान नहीं है, विशेष बहुमत से संशोधन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का संशोधन, 7वीं अनुसूची में विषय के संबंध में। हमारे जो भारत का संविधान है वो लचीला और कठोर का मिश्रण है। लचीला संविधान इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका संशोधन सामान्य बहुमत से हो जाता है, और कठोर इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका संशोधन करना आसान नहीं है, जिनमें विशेष बहुमत से संशोधन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने तरह से संशोधन होता है तो आपको बताना है 3 तरह से। भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरह से होता है, ठीक। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन 2 तरह से होता है। भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरह से होता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत 2 तरह से संशोधन होता है। और जो अनुच्छेद 368 है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक। इसके बाद जो तीसरी विशेषता है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। देखो, शासन व्यवस्था को मोटे तौर पर 2 रूपों में बांटा जा सकता है, जैसे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था जो अमेरिका की है और दूसरी है संसदीय शासन व्यवस्था जो ब्रिटेन में है। 2 तरह से हम शासन व्यवस्था को बांट सकते हैं, जैसे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था जो अमेरिका में है और संसदीय शासन व्यवस्था जो ब्रिटेन में है। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया है। देखो, जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश के जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो सीधे जनता से निर्वाचित होते हैं। जो हमारे जो देश के सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, अमेरिका के जो देश के सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी है, उनका निर्वाचन जनता से होता है। जैसे आप अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन देखोगे। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के जो 2 प्रकार है, एक है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका नहीं पाए जाते, जैसे कि भारत में पाए जाते हैं। वहीं भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है
जिसमें कार्यपालिका का निर्माण संसद से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मोदी जी जो है प्रधानमंत्री है, क्योंकि उनको लोकसभा में उनका बहुमत है। मोदी जी की जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्री जी जो हैं, जो हमारे मोदी जी हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। और संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। जो भारत में है संसदीय शासन व्यवस्था है, और इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। पहली होगी नाम मात्र की कार्यपालिका, जिनके प्रमुख राष्ट्रपति होती है। दूसरी होगी वास्तविक कार्यपालिका, जिनके प्रमुख प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होती है। इसके बाद है एकल नागरिकता। देखो, जहां अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास देश की नागरिकता के पास व्यक्ति जिस राज्य में रहता है उस राज्य की नागरिकता भी होती है, वहीं भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हो या रहता हो, उसे संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता है। देखो, अमेरिका में तो है प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की अलग नागरिकता मिलती है और देश की अलग नागरिकता मिलती है, जबकि जो भारत देश है वहां पर प्रत्येक नागरिक को एक नागरिकता मिलती है और वह उस नागरिकता के साथ पूरे देश में कहीं पर भी जा सकता है, रह सकता है, और उसे वो नागरिकता किसी भेदभाव के आधार पर नहीं मिलती। अमीर गरीब कोई भी जाति का हो, उसे जो है नागरिकता प्राप्त होती है, और यही हमारे संविधान की जो है खूबसूरती है। इसके बाद है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ शीर्ष पर है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो शीर्ष पर होता है। उसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अर्थात जिला अदालत। देखो, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, और उसके नीचे जिला अदालत है। अर्थात यही हमारे जो है हमारे भारत की एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इसके बाद है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारत में हर व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव बिना किए मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आप जब वोट देने जाते हो तो आपने वहां पे देखा होगा, वहां पे बूढ़ा हो या जवान, स्त्री हो या पुरुष, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई किसी भी धर्म से हो, कोई किसी भी जाति से हो, कोई काला हो, गोरा हो, बिना किसी भेदभाव के सबको मतदान देने का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि भारत में जनता का शासन होता है, जनता ही तय करती है कि कौन सत्ता संभालेगा। इसके बाद जो अगली विशेषता है वो है त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज्य व्यवस्था केंद्र एवं राज्य के संबंध में प्रावधान है, तथा केंद्र एवं राज्यों की में ही शक्तियां का अंतर्विशिष्ट है, अर्थात केंद्र और राज्य में शक्ति बटी हुई है। जो मूल संविधान था उसमें केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार थी, और शक्ति का बंटवारा भी उन्हीं में हुआ था। बाद में वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के और किसी भी संविधान में नहीं है। ठीक, पहले राज्य सरकार होती थी और केंद्र सरकार होती थी, उन्हीं के बीच शक्तियों का बंटवारा होता था। उसके बाद 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और 74वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, और ये सारी चीजें जो विश्व के किसी और संविधान में वो नहीं मिलेगी, ये जो विशेषताएं हैं भारत के संविधान में देखने को मिलेगी। संविधान में एक नए भाग 9वें एवं नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संविधान में एक नए भाग 9वें
एवं नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया और इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग 9 का क तथा अनुसूची 12वीं को जोड़कर न्यायपालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। 9वां भाग जोड़ा, 11वीं अनुसूची जोड़ी 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से और जिसमें पंचायतों का संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसके इसी प्रकार 9वें के क में भाग जोड़ा, 9 का क भाग जोड़ा और 74वां संविधान संशोधन हुआ। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992 में ही और नगर पालिकाओं को या शहरी जो स्थानीय सरकारें हैं उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखो, भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्म बराबर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये जितने भी धर्म हैं ये सभी धर्म बराबर हैं और यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है क्योंकि भारत में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर दिए गए हैं। देखो, मौलिक अधिकार जो हैं उनकी अलग से मैंने वीडियो बना रखी है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप वहां से जाकर ये वीडियोस देख सकते हो। इसके बाद जो हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं जैसे मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये सारी विशेषताएं हैं, इन पर मैंने अलग से वीडियोस बना रखी हैं और आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है। आप वहां से जाओ और वहां से सारी वीडियोस को देख लो, आपसे आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद संविधान की कुछ आलोचना भी हुई है, जैसे उधार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है, वे इसे उधार का संविधान कहते हैं। लोगों का कहना है कि जो भारत का संविधान है वो उधार का संविधान है, उसमें कुछ भी मौलिक नहीं है। प्रकार 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहते हैं। आलोचकों का कहना है कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए और संविधान 1935 के नियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो 1935 का अधिनियम है इसी से ही इन्होंने सारी चीजें उठाकर भारतीय संविधान में डाल दी है। तो जितने भी आलोचक रहे हैं उन आलोचकों का उत्तर संविधान सभा में अंबेडकर जी ने इस प्रकार दिया कि किसी भी देश के अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना किसी भी तरह से साहित्यिक चोरी नहीं है। जो हमारे आलोचक थे इनको जो उत्तर दिया है हमारे संविधान सभा में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उन्होंने ये कहा संविधान सभा में कि किसी भी देश के अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना किसी भी तरह से साहित्यिक चोरी नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।